तो सबसे पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ कि क्या-क्या पढ़ना है हम लोग को, ठीक है? सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो सबको पता है कि फिज़िक्स पढ़ने के लिए क्या आना चाहिए? मैथ आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 से। कुछ पोर्शन तुम्हारा लग मैक्सिमम पोर्शन तुम्हारा 9th का आएगा, फिर 10th का आएगा, कुछ पोर्शन 12th से भी है, क्लियर है? तो हम लोग फॉलो करेंगे पहले 9th को, फिर 10th को और फिर जो 11th में आ रहा है, ठीक है? तो 9 का तुम सबको याद होगा सबसे पहला क्या था? मोशन। बट मोशन पढ़ने से पहले तुमको वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। उसके बाद क्या था? मोशन। बट यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इस चैप्टर का क्या नाम होगा? काइनेमैटिक्स, क्लियर है? उसके बाद क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ। उसके बाद क्या था? ग्रेविटेशन था ना? एनएससी जैसी का सिलेबस में ग्रेविटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया, जैसे तुमने फ्लोटिंग वगैरह पढ़ा था 9th में, याद है? लॉज ऑफ फ्लोटिंग वगैरह, तो उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके इसी से क्लास है तो 11th में, बट उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्लूइड, क्लियर है? फ्लूइड में हम लोग बर्नौली के प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे डिटेल में, उसपे न्यूमेरिकल्स भी अच्छा खासा आता है। आफ्टर दैट तुम्हारा क्या था बताओ? वर्क, एनर्जी एंड, क्लियर है? उसके बाद क्या था? साउंड में हम लोग साउंड वेव पढ़ेंगे। जैसे तुमने जो पढ़ा था सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था, बट हम यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि साउंड का स्पीड और कैसे वेरी करता है, नोट्स एंटी नोट्स क्या होते हैं, ठीक है? तो हम इसको पूरा कंप्लीट लिख देते हैं, साउंड वेव, क्लियर है? इसमें जो भी तुम चैप्टर देख रहे हो ना, इसको हम लोग बेसिकली ये सारे मैकेनिक्स के अंदर आता है। साउंड वेव्स को एक हद तक हटा दो, खैर वो भी उसी में आता है। एक चैप्टर और है जो मैकेनिक्स का सबसे बेस्ट चैप्टर है, जो बच्चों को टफ भी लगता है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, बताओ क्या है? रोटेशन, रोटेशनल मोशन। हम इसमें डिटेल इसको पढ़ेंगे, जो कि तुमने क्लास 9th में टच नहीं किया होगा, बट थोड़ा बहुत शायद तुम लोग आइडिया दिया होगा हमें। टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम वगैरह क्या होता है, जैसे तुमने अभी तक सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है ना, तो कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, बट कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करती है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसको हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जो कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी तुमने पढ़ा था ना, क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशनल में, और रोटेशनल में होता है हाफ आई ओमेगा। शायद जानते होगे, कभी ना कभी पढ़ा होगा, क्या होता है? एंगुलर स्पीड। आई होता है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम ये यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास 10th में आ जाओ, क्या क्या है बताओ? सबसे पहला लाइट, उसके बाद क्या है बताओ? आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी, देन आफ्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिटेल में मैग्नेटिज्म। तुम्हारे सिलेबस में जो क्लास 10th में जो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है, उसमें तुमको बताया जाएगा कि करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, बस इससे ज्यादा नहीं। मान लो कि एक वायर रख दिए, उसके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हम पढ़ाएंगे कि अगर एक वायर रख दिए तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है, बट कितना बनता है? जैसे फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर 4 पाई आर, जो भी होता है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फोर्स बिटवीन टू वायर को न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे कि दो वायर भी आपस में एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करता है, उसका क्या फार्मूला होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल तुम्हारा ये सिलेबस है, ठीक है? तो इसको नोट कर लो, तुम्हें आइडिया रहेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अच्छा, तुम लोग काइनेमेटिक्स में तुम लोग मोशन पढ़ते हो, है ना? 1 डायमेंशनल, ठीक है? 2 डायमेंशनल भी होगा, साथ में हम लोग रिलेटिव मोशन भी पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिलेटिव मोशन कहाँ पे? तो कि इसमें सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं लाइक दैट कि
एक होता है रेन-मैन प्रॉब्लम, एक होता है तुम्हारा रिवर बोट प्रॉब्लम। कभी किए हो इस टाइप का क्वेश्चन? हाँ, कि मान लो कि अगर पानी वर्टिकली गिर रही है, बारिश हो रहा है, ठीक है? बट अब तुम चल रहे हो किसी स्पीड से, तो फिर वो तुम्हारे लिए वर्टिकली नहीं गिरेगा, किसी एंगल पे गिरेगा। अब कौन से एंगल पे गिरेगा, कैसे गिरेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आज हम लोग क्या, बेसिक मैथमेटिक्स। तो आज का लेक्चर तुम लोग अच्छे से रिलेट कर पाओगे, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या-क्या पढ़ना है वो भी मैं बता देता हूँ। क्लियर है? बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एंगल के बारे में, कि एंगल क्या होता है, एंगल का मेज़रमेंट कैसे होता है, क्या रेंज होता है एंगल का, क्लियर है? आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे मेट्रिक फंक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें काम है, ठीक है? अब बहुत डिटेल में नहीं जाएँगे कि ये कैसे आया, कैसे डिफाइन है, उसमें मुझे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को सिंपल उसको यूज़ करना है, क्लियर है? कि कैसा उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। बाँट लेना ना तुम लोग एक-एक बाद में। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स, जो कि शायद लास्ट ईयर तुम लोग को नहीं पढ़ा पाया था मैं, बट इसका भी बहुत यूज़ होता है। जैसे कि जब 2 वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे डिटरमिनेंट्स का यूज़ होता है। क्लियर है? आफ्टर दैट लॉगरिथमिक फंक्शन, और उसके बाद डिफरेंशिएशन, और फिर इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में ही हम तुम लोग को मोशन का कुछ पोर्शंस कंप्लीट कर देंगे डिफरेंशिएशन में ही, कि जैसे वेलोसिटी बराबर क्या होता है, dx बाई dt। ए बराबर क्या होता है, dv बाई dt। ठीक है? तो हम यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है? हम ऐसा पढ़ेंगे जो कि हमको लगे कि अच्छा फिजिक्स में क्या यूज़ है, कहाँ पे यूज़ है, क्लियर है? तो सबसे पहले तुम लोग हेडिंग डालो और लिखो एंगल के बाद। मॉडुलस डिटरमिनेंट्स को ही बोलते हैं, पढ़ लोगे आगे। क्लियर है? तो हेडिंग डालो, लिखो एंगल, ठीक है? एंगल क्या है? बेसिकली अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक लाइन है, मान लो ये लाइन है, क्लियर है? अगर ये लाइन मान लो कि रोटेट कर ये लाइन ऐसे है, और अगर यही रोटेट करके यहाँ पे आ गया, तो ये जो सस्टेन वैसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। क्लियर है? अगर ये हमारा इनिशियल लाइन है, अगर यही रोटेट करके यहाँ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल लाइन। तो एंगल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एन लाइन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। क्लियर है? अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। ये हमारा कौन सा पोजिशन है, इनिशियल, और ये कौन सा है, फाइनल को हम लोग एक और नाम दे देते हैं कभी कभी, क्या बोलते हैं, टर्मिनल। क्लियर है? ये जो थीटा है जिसको हमने एंगल बोला, वो बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्लियर है? तो जाओ इसको। अच्छा, इस लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, मैंने डिफाइन तो कर दिया, बट इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है, ये हमें देखना है। जैसे मान लो कि ये लाइन है, और यही लाइन, सेम लाइन, सेम लाइन उठ के कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। क्लियर है? और इसको हम लोग क्या बोल दिए, क्योंकि सेम ही लाइन रोटेट करके यहाँ पे आया ना। अगर तुम सोचोगे अगर ये लाइन पूरा कंप्लीट करके रोटेट करता तो क्या बनता है, एक सर्कल। ठीक है? अगर तुम इसको यहाँ पे ऐसे रिलेट नहीं कर पा रहे तो ऐसे देखो, ये सर्कल है हमारा, क्लियर है, और ये लाइन है, यही लाइन हमें रोटेट कर कहाँ गया, यहाँ पे। तो इसको हमने क्या बोल दिया, रेडियस, और इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। क्लियर है?
आर्क लेंथ को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है थीटा का, वो होता है तुम्हारा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्लियर है? जिसको हम लोग क्या लिख देंगे? एल अपॉन, तो थीटा का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर। क्लियर है? अच्छा, हमने थीटा को डिफाइन कर दिया, तो हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं ना, तो उसके साथ में हमें यूनिट भी लिखना होता है। तुम किसी भी चीज को मेजर करते हो, मान लो कि तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो डिस्टेंस मेजर करने का मल्टी, जैसे तुम्हारा किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, उसमें से एक तुम्हारा एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट का क्या मतलब होता है? क्या होता है इसका? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर है? तो इस एंगल को जनरली हम लोग दो यूनिट में ज्यादातर मेजर करते हैं। जो इसका एस आई यूनिट है वो है तुम्हारा रेडियन, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? आर ए डी। क्लियर है? और दूसरा बहुत पॉपुलर यूनिट है जो कि तुम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं, वो क्या है? डिग्री। एक बात तो समझ में आ गया कि एस आई यूनिट नहीं है। ठीक है? एस आई यूनिट क्या है इसका? रेडियन। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर और भी आता है, जैसे तुमने पढ़ा ना कि भाई डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर भी और मीटर भी है, तो इनके बीच में आपस में कन्वर्जन आना चाहिए तुम्हें, कि जैसे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। अगर मुझे एंगल डिग्री में दिया है, तो हम उसे रेडियन में कैसे जाए? अगर रेडियन में दिया तो उसे हम डिग्री में कैसे जाए? ठीक है? तो इसका बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है। मान लो कि तुम्हारे पास एक लाइन है। क्लियर है? तुम क्या करते हो कि यहां से चल के यहां तक आ गए, डिग्री एंगल सस्टेन किया 180 डिग्री। क्लियर है? ये जो 180 डिग्री है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई रेडियन। या तो फिर पाई रेडियन लिखा हुआ मिलेगा, या सिंपली पाई के ऊपर एक सी मिलेगा, या फिर सिंपली पाई भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है? अगर इन तीनों फॉर्मेट में तुम देखो तो तुम समझ जाना कि एंगल किस में दिया हुआ है? रेडियन में। क्लियर है? इसका मतलब 180 डिग्री किसके बराबर में है? पाई रेडियन के बराबर। पाई का वैल्यू वही है तुम्हारा 3.14 या फिर 22/7। कहाँ से आया, कैसे आया, वो तुम मैथ में जब तुम्हारा आईओक्यूएम का क्लासेस लगेंगे, सर बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। हमें उतना डिटेल में नहीं जाना इस पे, हमें सिंपली इसको यूज करने आना चाहिए। क्लियर है? अब तुम सोचो कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक चीज तुम देख लिए ना कि 180 डिग्री में कितना रेडियन है? पाई रेडियन। तो बताओ 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है? तो अगर मुझे डिग्री से कहा जाना है? रेडियन में, तो क्या करेंगे? हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई बाई 180। एक बात तो मुझे समझ में आ गया कि अगर हमें डिग्री टू कहां जाना है? रेडियन, तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। क्लियर है? एग्जाम समझ में आया ये चीज? चलो मैं एक एग्जांपल भी करके दिखाता हूं। मान लो कि मुझे 30 डिग्री रेडियन में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने क्या बोला कि जो भी दिया हुआ है, अगर उसको डिग्री से रेडियन में जाना तो कितना से मल्टीप्लाई कर दो? पाई बाई 180। इसका मतलब 30 इंटू पाई बाई 180। कितने बार में कैंसिल हो रहा है ये? 6 बार में। कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 रेडियन। उसी तरह से तुम सारे एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो। बट मैं एक तुम्हें सलाह दूंगा कि हमें अपने माइंड को कैसे डेवलप करना है। सोचो कि जब इसने पूरा रोटेट किया, तो तुमने इसको क्या पढ़ा? 180 डिग्री। कैसे? तुमने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन किया है ना कि अच्छा एक पूरा, एक आधा राउंड ऐसे घूम जाते हैं, तो तुम लोग क्या बोलेंगे? 180 डिग्री। अगर तुम दिमाग को ही ऐसा ट्रेन कर दो कि अच्छा मैं ये पूरा घूम गया, ये पाई रेडियन। अगर मैं पाई में ही सोचना स्टार्ट कर दूं, मैं ऐसा बोल दूं अच्छा पूरा कंप्लीट घूम गया, मतलब 2 पाई रेडियन है। समझो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जैसे कि तुम कंप्लीट घूम गए तो तुमने दिमाग को ट्रेन कर दिया ना कि अच्छा 360 डिग्री घूम गया मैं, है ना? बट हमने दिमाग को क्या ट्रेन कर दिया? अच्छा पूरा घूम गए पाई रेडियन, उसके आधा घूमे पाई बाई 2 रेडियन। समझ में आ रहा है? अगर तुम दिमाग को ही वैसे ट्रेन करते हो तो तुमको ये दिक्कत आएगा ही नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज करने के लिए? क्योंकि क्लास 10 तक जो नॉर्मल तुम अगर कोई भी एग्जाम्स वगैरह देते हो, उसमें एंगल जनरली किस में आता है? डिग्री में। बट कोई भी तुम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो या फिर तुम आईआईटी के लिए जाते हो, वहां पे एंगल डिग्री में यूज नहीं होता है, वो यूज ही करते हैं रेडियन में। ठीक है? तो तुम अपने दिमाग को ही वैसा ट्रेन कर दो कि कितना रेडियन घूम रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो
एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो तुम बोलते हो ना कि ये 90 डिग्री, नहीं, क्या बोलो इसको, पाई बाय 2 रेडियन लिख सकते हैं ना। 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई बाय 2 रेडियन। अब तुम इसको कन्वर्ट करने बैठ गए, अच्छा 90 डिग्री है तो इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अच्छा ये सॉल्व हो जाएगा, तो कट के आ गया पाई बाय 2। तो तुम सोचो ही ना इसको रेडियन में। अच्छा एक चीज और, अच्छा हम डिग्री से रेडियन चले गए तो हमको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने पड़ा। उल्टा भी तो हो सकता है ना कि हम रेडियन से कहाँ आ जाए, डिग्री में। तो अगर मुझे रेडियन से डिग्री आना, तो तुमने क्या पढ़ा कि पाई रेडियन किसके बराबर में होता है, 180 डिग्री के। तो बताओ एक रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री, यही होगा ना। तो अगर मुझे रेडियन से कहा जाना है, डिग्री में, रेडियन टू डिग्री, अगर रेडियन टू डिग्री जाना तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 180, 180 अपॉन पाई डिग्री। क्लियर है, समझ में आया। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि 3 पाई बाई 2 को कन्वर्ट कर दो डिग्री में, फटाफट बताओ तुम लोग क्या हो, कितना होगा, 270 डिग्री, वही होगा ना। करना क्या है, 3 पाई बाई 2 है, हम रेडियन से कहां जा रहे हैं, डिग्री में, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 180 डिवाइड बाई पाई। देखो कैसे कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई, और ये 90 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। क्लियर है। और ना तो बेहतर देखो, ये है बाई 2 का 3 टाइम, पाई बाई 2 क्या होता है, 90 डिग्री, 90 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 270। तो तुम कैसे सोच रहे हो इस बात पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बता दो। वेक्टर मोस्टली तुम्हारे अगले लेक्चर में होगा, हो गया। चलो मैं कुछ एंगल देता हूं, तुम लोग फटाफट कन्वर्ट करके बताओ। 45 डिग्री किस में कन्वर्ट में, 15 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री, और लास्ट है तुम्हारा 210 डिग्री। फटाफट कन्वर्ट करो, तुम्हारे पास 1 मिनट है। हो गया सबका, चलो ये क्या हो जाएगा देखो, 45 इंटू पाई बाई 180, 4 बार में कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। ये कितना जा रहा है, 15 बताओ, पाई बाई, ये बताओ 2 पाई बाई 3, ये बताओ 5 पाई बाई 6, ये बताओ। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को, हो गया यहां तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेलिंग देखते हैं तो एंगल के बारे में। हमने क्या बोला था एंगल का डेफिनेशन में, अगर ये हमारे इनिशियल लाइन है और यही रोटेट करके यहां पे आ गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, फाइनल लाइन। और ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ इसी को हमने क्या बोल दिया है, एंगल। ठीक है, बात देखो ये हम रोटेट कैसे कर रहे हैं, क्या हम क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, नहीं, क्या जा रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो मैं ये बता देता हूं, मान लो कि ये घड़ी है हमारा, तो घड़ी के घूमने वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, और उसके उल्टे डायरेक्शन को काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है कि तुम एक लाइन को काउंटर क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो और इसी लाइन को क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, तो हम ऐसे भी एंगल को घुमा सकते हैं। क्लियर है, तो हमारे पास दो तरह का एंगल बना। अगर हम जा रहे हैं, इसको हम लोग कैसे एंगल लेते हैं, पॉजिटिव एंगल। ये कौन सा सेंस है, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। क्लियर है, और ये कौन सा सेंस ऑफ रोटेशन है, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ। इसका मतलब कि अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेट, हमारा एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर हम क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन रखते हैं तो हमारा एंगल नेगेटिव होगा। क्लियर है यहां तक। अब एक चीज और देखो, मान लो तुम ही लोग बताना एंगल कितना हो रहा है, ठीक है, फटाफट। मान लो कि ये इनिशियल लाइन है हमारा, ये रोटेट करके आ गया, कितना रेडियन हो गया, पाई बाई 2।
3 पाई बाई 2, 2 पाई, देखो इतना सोचना नहीं है, हम कर क्या रहे, पाई बाई 2 के मल्टीपल पे रिपीट कर रहे हैं ना, पाई, सॉरी ये 0 था, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, यही रोटेट कर रहे हैं ना हम जितना रोटेट कर सकते हैं हमारा एंगल बढ़ता जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मान लो कि किसी ने क्या किया कि यहां से एक लाइन को उठाकर रोटेट कर कर यहां ले आया, कितना एंगल रोटेट किया, पाई बाई 2। बट किसी ने क्या किया कि इसी को ऐसे एक बार घुमाया, फिर यहां घुमाया, फिर यहां घुमाया, फिर यहां घुमाया, फिर यहां घुमाया, ठीक है, कितने, एक कंप्लीट राउंड, फिर एक क्वाड्रेंट घुमा, अब एंगल कितना घुमा वो, 5 पाई बाई 2। हमने क्या किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, देखो यहां से चलना स्टार्ट किया, एक राउंड, फिर यहां तक पहुंच गए, अब कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 2। बट बहुत लोग तो ये बोलेंगे सर फाइनल लाइन तो ये था, तो एंगल तो पाई बाई 2 होना चाहिए। अब तुम सोचो कि ये कैसे पाई बाई 2 होना चाहिए, मान लो कैसे 5 पाई बाई 2 होना चाहिए, कि मान लो यहाँ पे मैं किसी दो बच्चे को बुलाया, मैं एक को बोला जाओ सामने वाले वाल को टच करके आ जाओ, दूसरा को बोला मैं जाओ टच करके आओ, फिर आया, फिर भेजा मैं उसको, फिर यहाँ पे आ गया, क्लियर है, क्या दोनों बराबर मेहनत किया, क्या दोनों ने सेम रोटेशन किया, नहीं, हाँ डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या है, सेम, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, बट एक ने एक राउंड मारा और दूसरे ने 2 राउंड, तो दूसरे ने ज्यादा घूमा ना, तो जब एक बार वो कंप्लीट करके वापस है ना, क्लियर है, मान लो कि क्या है कि कोई घूमते जा रहा रुक ही नहीं रहा है, तो कितना मैक्सिमम घूम सकता है, इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली क्या पॉसिबल है कि थीटा कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक, क्लियर है, अगर वही अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर गया, मान लो कि यहां से चल रहा और ऐसे ऐसे घूमकर नेगेटिव में घूम रहा है बहुत सारा, तो थीटा और कहां तक जा सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक, क्लियर। तो थीटा हम कहां से कहां मेजर कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्लियर है, तो थीटा का क्या रेंज हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब अगर तुमसे कोई बोला कि 1,32,000 डिग्री एंगल हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्लियर है, तो उसमें तुम्हें यह पता चल जाएगा कि वो कितने बार वो कंप्लीट रोटेशन किया है, क्लियर है, क्योंकि इसका सेम वर्जन यूज होगा तुम्हारा, तुमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था ना, मोशन में तुमने क्या पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और क्या पढ़ा था, बताओ फटाफट, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अरे क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कैसे मोशन के लिए था, रोटेशनल या फिर लीनियर, लीनियर के लिए था, बट कोई मोशन रोटेशन में भी तो कर सकता है ना, वहां पे भी तो एक्सेलरेशन हो सकता है, तो सेम इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारा रोटेशन में भी होगा, v बदल जाएगा ओमेगा में, एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करते हैं, बताओ, थीटा में, तो यहां पे इसको हम कैसे रिप्लेस कर देंगे, इसको बाई थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, क्लियर है ना, तो यहाँ पे हम थीटा में चीजें पढ़ेंगे, इसीलिए हमारे यहाँ पे ये पढ़ना जरूरी है कि एंगल तुम्हारा 360 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। चलो अगर हो गया तो एक क्वेश्चन कर लो, मान लो कि तुम्हारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक ये और दूसरा ये, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल समझते हो ना, सेम, मान लो कोई एक यहां से ऐसे रोटेट कर कर यहां पे आ गया, ठीक है, और सेम काम वो बड़े वाले सर्कल में भी कर रहा है, ऐसे रोटेट करके यहां पे आ गया, क्लियर है, मैं बोलता हूं कि छोटे वाले का जो रेडियस है आर, वो है तुम्हारा 2 मीटर, क्लियर है, और छोटे वाला का जो आर्क लेंथ है
स्मॉल एल, वो है तुम्हारा 6 मीटर। और ये अच्छा, ये डिस्टेंस कितना बोल दिया मैंने? 2 मीटर, यही है ना रेडियस। और ये वाला आर्क लेंथ हमने कितना बोला? 6 मीटर। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि ये जो आर्क लेंथ है वो है तुम्हारा, मान लो 12 मीटर। क्लियर है? तो तुम लोग मुझे बताओ कि ये वाला लेंथ कितना हो? ये लेंथ एक्स पूछ रहा हूं, 2 मीटर होगा? कंफर्म? करना कैसे है? देखो, अगर तुम ध्यान से देखो दोनों सर्कल के लिए, ये सर्कल और दूसरा सर्कल, ठीक है, इसके लिए ये तो ये हो गया। क्लियर है? अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों के लिए एंगल थीटा क्या है? सेम। हमने भी थीटा को कैसे डिफाइन किया था? थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अगर मैं छोटे वाले सर्कल के लिए थीटा डिफाइन करूं, क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ 6 और रेडियस कितना? 2। कितना हो जाएगा? 6/2। अब सेम चीज मैं किसके लिए डिफाइन करता हूं? बड़े वाले सर्कल के लिए, क्योंकि थीटा क्या है? सेम। बड़े वाले सर्कल का आर्क लेंथ कितना है? 12। और रेडियस कितना है? 2 प्लस एक्स। रेडियस कितना है? 2 प्लस एक्स। ये 2 हो गया और ये एक्स हो गया, तो पूरा रेडियस कितना हो जाएगा? 2 प्लस एक्स। अब तुम यहां से सिंपल मैथ है, इससे एक्स नहीं निकल जाएगा? देखो, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस 3x इक्वल टू 12। तो x बराबर कितना आ गया? 2। समझ में आया? तो तुम्हें इसका इस टाइप का क्वेश्चन मोल्ड, नो डाउट यहाँ पे तुम्हें एंगल निकालने के लिए नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे एंगल कितना है? 3 क्या? रेडियन। हम क्योंकि जो थीटा बराबर एल अपॉन आर जो डिफाइन करते हैं ना, तो यहाँ पे जो एंगल आता है वो किस में आता है? रेडियन में। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम्हारा, अगर तुम छोटे वाले सर्कल से डिफाइन करो तो देखो 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 रेडियन। अच्छा, तुम बड़े वाले सर्कल से भी डिफाइन करो, 12 डिवाइड बाई 4 कितना जाएगा? 3 रेडियन। और एंगल सेम था ही चाहिए। क्लियर? ये हमारा था मोर अबाउट किसके बारे में? एंगल के बारे में। इससे ज्यादा हमें यूज नहीं है एंगल का। ठीक है, अगला हेडिंग डालो, लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रेशियो है। किसका रेशियो होगा? दो साइड के लिए। क्लियर है? मान लो कि तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जनरली किसके लिए डिफाइन होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। नो डाउट, अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो तुम उसको राइट यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, मान लो कि मेरे पास एक ये ट्रायंगल है, ये तुम्हें राइट एंगल दिख रहा है? नहीं, बट मैं इसको राइट एंगल बना सकता हूं। कैसे राइट एंगल बना सकता हूं? कि अगर मैं मान लो कि यहां से एक ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर लाइन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो अब मैं सेपरेट इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकता और इसमें भी लिख सकता हूं। बट हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या फिर कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आएगा जो तुम्हारा जनरल किसी भी ट्रायंगल में भी वैलिड है, जैसे कि तुम्हारा साइन रूल, कोसाइन रूल। मैं भी लास्ट में बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितना हो गया तुम्हारा? 90 डिग्री। तो बाकी दो एंगल का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका और इसका सम कितना होगा? 90 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। हमने क्या बोला तुम्हें कि यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है। रेशियो हम यहाँ पे किसका लेंगे? साइड का। अच्छा, तुमने राइट एंगल ट्रायंगल में एक फेमस सा फॉर्मूला थ्योरम पढ़ा, वो क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस? ये बोलता है कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। थोड़ा देर के लिए मान लो ये क्या हमारा बेस,
ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या हमारा हाइपोटेनस। क्लियर है। तो पाइथागोरस क्या बताते हैं कि तीनों साइड आपस में कैसे रिलेटेड है। ठीक है, पी बी एच आपस में कैसे रिलेटेड है। क्लियर है। बट तुमको ट्रिग्नोमेट्री बताएगा साइड और एंगल के बीच का रिलेशन। क्लियर है। मान लो कि मैं एक एंगल थीटा, मैं इस वाले एंगल को कंसिडर कर रहा हूं। अगर मैंने इसको थीटा बोल दिया तो फिर मेरा ये क्या कहलाएगा बेस। अगर हो सकता है कि सेम ट्रायंगल में किसी ने इस एंगल को कंसिडर किया, इसको मान लो मैंने अल्फा मान लिया। क्लियर है। अगर कोई इस अल्फा एंगल को देख रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहला जाएगा बेस, और ये क्या कहला जाएगा परपेंडिकुलर, और वो एच रहेगा। क्लियर है। तो एंगल हमेशा किस एच और बी के बीच वाले में, ये हमारा एच है, सॉरी ये हमारा क्या है बी, ये हमारा एच, तुम्हारा एंगल कौन सा हो जाएगा ये। और किसी ने इसको बेस ले लिया और ये एच है ही, तो उसके लिए एंगल कौन सा हो जाएगा ये। क्लियर है। फिलहाल में नीचे वाले को क्या लेके चल रहा हूं एंगल। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ ट्रायंगल में टोटल कितने साइड है, तीन। कितने साइड है, तीन है ना, पी बी एच। इस तीन साइड में कितने रेशियो पॉसिबल है, कौन कौन सा हो जाएगा वो 6 रेशियो कैसे हो जाएगा। देखो अगर मान लो किसी का मन हुआ तो वो सबसे पहले पी और एच को उठाएगा। पी और एच से कितने रेशियो बनेंगे, पी अपॉन एच या फिर एच बाई पी, 2 रेशियो पॉसिबल है। ठीक है। उसी तरह से किसी ने हो सकता है कि पी और बी को उठा लिया, फिलहाल में बी और एच, तो बी और एच में क्या बनेगा बी बाई एच या फिर एच बाई बी। ठीक है। उसके बाद हो सकता है किसी ने पी और बी को उठा लिया, कितने रेशियो बनेंगे पी बाई बी या फिर बी बाई बी। ठीक है। अब देखो पी बाई बी जो रेशियो होता है ना, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। मतलब पी बाई बी रेशियो को हमने क्या बोल दिया। अब तुम देखो ये क्या है एच बाई पी, जस्ट साइन का उल्टा, इसको क्या बोल सकते हैं 1/sin थीटा, और यही क्या हो जाता है क्लियर है, कोसाइन या कोसेक, कोसेक थीटा। क्लियर है। अच्छा इसमें आ जाओ, बी बाई जो एच होता है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा, और ये जस्ट 1/cos थीटा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सेक थीटा। ये क्या है पी बाई बी, इसको हम लोग नाम देते हैं tan थीटा, और ये जस्ट tan थीटा का उल्टा है, तो 1/tan क्या हो जाएगा cot थीटा। बट अगर तुम tan थीटा को ध्यान से देखो तो p बाई बी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, p बाई एच डिवाइड बाई b बाई एच। क्या एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा हमारा p बाई बी। हमने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि p बाई ऑलरेडी एक रेशियो डिफाइन किया, वो क्या है साइन थीटा, ये किसके बराबर में है साइन, और ये किसके बराबर में है कॉस, तो क्या tan थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास और आ गया कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। बेसिक ध्यान रखना थीटा अलग नहीं है, तो कोई ऐसा कैलकुलेशन करने के चक्कर में थीटा थीटा को उड़ा मत देना। ठीक है, थीटा अलग है, ऐसा मत सोच, कंप्लीट है साइन थीटा, बिना थीटा का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अच्छा उसी तरह से बताओ कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा है ना। क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा एक काम करते हैं, हम इनका कुछ कुछ एंगल का वैल्यू देख लेते हैं कि अगर थीटा मान लो कितना होगा, थीटा 45 होगा तो कितना होगा, थीटा 60 डिग्री होगा तो कितना होगा। तो हमारे लिए कुछ एंगल इंपॉर्टेंट है, हम उसमें से एक दो वैल्यू तुमको मैं करके यहाँ पे दिखा दूंगा, बाकी का वैल्यू तुम टेबल फॉर्मेट में याद कर लेना। ठीक है। चलो मैं एक तुम लोग को करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि हम राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, कैसा बनेगा राइट, ये देखो क्या मतलब हुआ इसका, राइट एंगल तो है ही, साथ में आइसोसेलेस भी है, इसका मतलब
कि ये एंगल कितना, अगर ये साइड मैंने ए बोल दिया तो ये साइड भी कितना हो जाएगा ए, और ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। फिलहाल मैं इसी को थीटा लेकर चलता हूँ, मैं देखता हूँ कि साइन 45 पे क्या आएगा, कॉस 45 पे कैसे आएगा। ठीक है, हम सिर्फ एक वैल्यू निकाल कर देख रहे हैं, बाकी वैल्यू हम याद करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ इनके वैल्यू से काम है, कहां से आया, मैथ में। क्लियर है, अगर ये ए है ये भी ए है तो पाइथागोरस से ये टू टाइम ऑफ ए, यही होगा ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, अगर ये हमारा थीटा है तो ये क्या कहलाएगा, नीचे वाला बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा एच। अगर मैं तुमको बोलूं कि बताओ कि साइन 45 डिग्री क्या होगा, यहाँ पे थीटा कितना है 45, हमने साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बताया, पी एच। पता है यहाँ पे पी कितना है ए, और एच कितना है रूट टू टाइम ऑफ ए। क्या ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगा 1/√2। इसका मतलब कि साइन 45 का कितना वैल्यू होगा 1/√2। उसी तरह से तुम लोग बताओ cos 45 का कितना होगा, cos 45 को क्या लिखे, एच, बी भी कितना है ए, और एच यहाँ पे कितना है √2 टाइम ऑफ ए, तो वो भी कितना आएगा तुम्हारा 1/√2। देखो cos थीटा cos 45 क्या हो जाएगा b/h, मतलब a/√2 टाइम ऑफ ए, कितना हो जाएगा 1/√2। सेम तरीके से अगर मैं tan थीटा लिखूं, tan थीटा क्या होता है p/b, p कितना है, b कितना है a, कट के कितना आ जाएगा 1। हमने एक और भी फॉर्मूला पढ़ा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं tan 45 बराबर क्या हो जाएगा sin 45 डिवाइड बाय cos 45। sin 45 भी 1/√2 आया, cos 45 भी क्या आया 1/√2, कट के कितना आ जाएगा 1। कहीं से भी जाओ वैल्यू क्या आना चाहिए सेम। क्लियर है यहाँ तक, चलो एक एंगल और बताता हूं, देखो नोट कर लिए ये, मान लो ये थीटा है हमारा, ये क्या कहलाएगा बेस, और ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाएगा एच। अब मैं क्या करता हूं कि 0 डिग्री का वैल्यू निकाल कर देखता हूं। अब बताओ ये थीटा 0 कब होगा, जब एच और बी क्या कर जाए कॉन्साइड। जब एच और बी कॉन्साइड कर जाएगा तो पी कितना हो जाएगा, सोचो हो क्या रहा है, ऐसा समझो कि ये क्या है हमारा बेस, और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बनेगा बीच में परपेंडिकुलर। अगर ये यही हमारा थीटा है ना, मैंने बोल दिया ये थीटा 0 होना चाहिए, कब 0 होगा जब ये क्या कर जाएगा कॉन्साइड, जब ये कॉन्साइड कितना हो जाएगा 0। तो जब हमारा थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो पी कितना हो जाएगा 0, और बी और एच क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। अगर ये कॉन्साइड करेगा दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। ठीक है, अब तुम अगर यहाँ से साइन 0 लिखते हो तो साइन थीटा होता है क्या p/h, p कितना है 0, 0 बाई कुछ भी लिखो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, cos 0 लिखते हैं, cos 0/h, यही होता है ना। क्या देखो यहाँ पे b और h इक्वल है, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 1। tan 0 क्या आ जाएगा sin 0 बाई cos 0, 0/1 बराबर कितना 0। या फिर तुम tan 0 क्या लिखते हो p/b, p कितना है 0, b कुछ भी हो 0/समथिंग क्या होता है 0। क्लियर है, तो अब हम सारे वैल्यू नहीं देखेंगे, अब मैं तुमको एक टेबल बना देता हूं, उस वैल्यू को तुम लोग याद रख लेना। ठीक है, देखो थोड़ा क्लासेस कॉप अप करते रहना, क्योंकि कम टाइम में हमें बहुत सिलेबस कंप्लीट करना है। चलो
मान लो मैं इसमें थीटा चलते हैं, सबसे पहले हमें जो जो इंपॉर्टेंट एंगल वो क्या है, 0 डिग्री। हम यहाँ डिग्री लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, रेडियन में। तो बताओ 0 डिग्री में कितना रेडियन होगा, 0। अगर एंगल सस्टेन ही नहीं वो 0 डिग्री हो या रेडियन हो, क्या बात इक्वल। उसके बाद 30 डिग्री कितना लिखूंगा, पाई बाई 6। उसके बाद हमारा काम है 45 पाई बाई 4। उसके बाद हमारा 60 पाई बाई 3। उसके बाद हो जाएगा हमारा 90, वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग एंगल देखते हैं, वो है हमारा साइन का, फिर हम लोग देखेंगे कॉस, फिर हम लोग देखेंगे टेन। वैसे साइन आ गया तो क्या कॉसेक नहीं आ जाएगा, कॉसेक को क्या लिखते हैं, 1/sin। अगर कॉस आ गया क्या सेक नहीं आ जाएगा, 1/cos कर लेंगे। उसी तरह से tan आ गया तो कॉट भी आ जाएगा। सबसे पहला वैल्यू देखो, साइन 0 पे कितना होता है, 0। पाई/6 पे 1/2, 1/√2 हमने अभी देखा था। पाई/4 मतलब साइन 45 डिग्री कितना आया था, 1/√2। ये कितना होता है, √3/2 और ये 1। cos 0 हमने देखा 1 आया, ये कितना होता है, √3/2। cos 45 भी हमने देखा 1/√2 आया, ये 1/2 और 0। tan है क्या, साइन और cos का रेशियो, इन दोनों का रेशियो ले लो, 0/1 कितना हो जाएगा, 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कितना हो जाएगा, 1/√3। ये दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा, 1। ये कितना हो जाएगा, √3, और ये क्या हो जाएगा, नॉट, क्योंकि 1/0 डिफाइन नहीं होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। वैसे भी तुम लोग क्लास 10th में हो तो ऑलरेडी बहुत पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, आइडेंट पढ़ भी लिए, तो फिर ये सब चीज़ तो बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, तो जो हमें यूज का चीज़ है मैं उसको एक्स्ट्रा देखते हैं। क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। अगला हेडिंग डालो, लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या मतलब होता है आइडेंटिटीज का, कोई बताएगा, जो वैलिड फॉर एवरीथिंग, हर एक एंगल के लिए। मैं ऐसा कुछ लिख दूं, जैसे तुम्हारा नाम लिख दिया मैं, वो हर किसी के लिए है। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में कुछ ऐसा एक रिलेशन लिख देता हूं जो हर एक एंगल के लिए वैलिड है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तीन जो बहुत पॉपुलर है, जो तुम क्लास 10th में भी पढ़ते हो, सबसे पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1। तीसरा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा, ये भी कितना है, 1। चौथा लिख लो, साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है, 2 टाइम ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी हर एक चीज के लिए वैलिड है। मैं इसको करके दिखाता हूं कैसे। मान लो देखो, साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिखना है मुझे। क्लियर है, क्या साइन 60 को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 इंटू 30 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 30। क्या ये बैठ गया साइन 2 थीटा का फॉर्म, साइन 2 थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा 2 और थीटा कितना है, 30। क्या लिखूंगा, 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। तुम सब जानते हो साइन 60 कितना होता है, √3/2। इधर भी कितना आना चाहिए, √3/2। देखो 2 इंटू साइन 30 कितना होता है, 1/2, और कॉस 30 √3/2। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, √3/2। क्लियर है, क्या, हाँ कर सकते हो, तुम जान रहे हो ना, सब नहीं जान रहे ना। देखो तुमको लगेगा कि एक प्रॉब्लम को मल्टीपल जगह हम एक फार्मूला को मल्टीपल, या फिर एक क्वेश्चन को मल्टीपल फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, बट इन सब का यूज तुम्हें पता कहाँ दिखेगा, जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे। साइन 2 थीटा का अपना यूज है, कॉस 2 थीटा का अपना यूज है, साइन ए प्लस बी का अपना यूज है। क्लियर है, अगर साइन 2 थीटा पढ़ा मैं तो फिर अगला क्या पढ़ूंगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मूला में से कॉस को हटा दूं,
तो अगर कॉस को कहां से हटाऊंगा, हमें कॉस स्क्वायर हटाना है, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। जब मैं ऐसा करूंगा, देखो कॉस स्क्वायर को क्या लिख दो, 1 माइनस स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी एक साइन स्क्वायर थीटा है, ये क्या जाएगा 1 माइनस 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसका यूज भी मैं बता देता हूं होता है कहां पे यूज। देखो तुमने एक फॉर्मूला क्या लिखा, अच्छा पहले इसका दूसरा फॉर्मूला भी देख लो। हमने अभी कॉस को हटाया, क्या उसी तरह से साइन को हटा सकते हैं, साइन को क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो हमारे पास ना कॉस 2 थीटा का 3 फॉर्मूला आ गया। कौन कौन सा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 टाइम ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा -1, या फिर 1 माइनस 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसका यूज कहा मैं बता रहा हूं, जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो तुम्हें आएगा इंटीग्रेट साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तुम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का, बट तुम cos 2 थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो एक बात बताओ, क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो कैसे, तुम इस फॉर्मूला को देखो, cos 2 थीटा, हमें इंटीग्रेट किसको करना है, साइन स्क्वायर को। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, इसी में है ना साइन स्क्वायर। कोई बोलेगा सर ये भी तो यूज कर सकते हैं, बट इसमें cos स्क्वायर भी है। cos थीटा क्या लिख दूं मैं, 1 माइनस 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, 2 से डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। लिख सकते हैं ना? अरे इसको इस लेफ्ट ले आओ, प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो क्या जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 से डिवाइड कर दी। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर किसके बराबर में है, इसके बराबर में है। हम इसको इंटीग्रेट कर दे या फिर इसको इंटीग्रेट कर दे, क्या होगा, बात इक्वल होगा। हमने बोला तुम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया, हम इसको नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं। लीजिए इसके जगह पे इसको इंटीग्रेट कर दी, बात इक्वल है। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। क्लियर है? और भी जगह पे तुम्हें ऐसे दिखते रहेगा। अच्छा साइन हो गया, कॉस हो गया, अगला क्या बचा, tan। ठीक है, इसी में छठा मैं लिख देता हूं, छठा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, tan ऑफ 2 थीटा। बताओ क्या होता है, 2 टाइम ऑफ tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? हो गया, नोट करो इसको फटाफट। अच्छा ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, कैच कर पा रहे हो? देखो तुम लोग ये सब पढ़ रखे हो पहले से भी, इसलिए मैं, एक तरह से तुम लोग के लिए रिवीजन ही है, और जो नए बच्चे जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, तो उनके लिए भी सही है। जैसे तुम शायद नए हो यहाँ, तुम्हारा भी ठीक है यहाँ तक, चलो। अच्छा एक चीज देखो, हमने तुमको जब टेबल लिखवाया तो टेबल में हमने कुछ लिमिटेड एंगल लिखवाया, जैसे कि मान लो कुछ 0 से लेकर 90 के बीच में। ठीक है, कॉस 20 डिग्री भी कुछ वैल्यू होता हो, नहीं होता है। अगर कभी ऐसा यूज हो तो उस प्रॉब्लम में तुम्हें ब्रैकेट वहां पे लिख दिया जाएगा कि कॉस 20 का वैल्यू ये होता है। ठीक है, तुम्हें याद सिर्फ कुछ फिक्स स्टैंडर्ड एंगल करना है, 0, 30, 45, 60 और 90। बट उनके हेल्प से हम उसे बड़े वाले एंगल का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तुम अगर ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था कि एंगल 360 से ज्यादा हो सकता है। अगर तुम ध्यान से देखो, कोई यहाँ और यहाँ पे आ गया, ठीक है, एंगल कितना सब्टेंड किया 45, मतलब पाई, सॉरी 90, कितना जगह पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1, पाई बाई 2 मतलब क्या है 90। दिमाग को ऐसे ही ट्रेन करना है। ठीक है, तो हमने जब साइन पाई बाई 2 का वैल्यू पूछा कितना आया 1, कोई एक काम करता है कि यहां से घूमना स्टार्ट किया या फिर यहाँ पे आ गया 5 पाई बाई 2, यहाँ पे भी साइन का वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा, क्योंकि हम अब वापस से घूम के क्या आ गए सेम। जैसे मैंने क्या बोला था कि यहां से तुम चल के वहां गए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर कोई दूसरा था यहां से वहां गया, आया, फिर गया, फिर आया,
नो डाउट एंगल दोनों ने अलग अलग चला, बट दोनों का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। अगर हम यहां से चल कर फाइनली यहीं पे आ गए, तो हमारा साइन 90 की वैल्यू कितना 1, तो साइन जो भी एंगल आ रहा है दोबारा कितना होगा, सेम होगा। अगर 3 राउंड घूम कर फिर आ गए, वहां पे साइन की वैल्यू क्या होगा, समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं। तुम हर वक्त ऐसे देख नहीं सकते हो, जैसे मान लो कि ये एंगल 30 डिग्री है, ये कितना है 30, ठीक है। अब क्या हुआ कि कोई यहां से घूम कर 30 आया, वापस से घूम के यहां पे आ गया, कितना हो गया बताओ, 390। 390 हुआ ना, इसका मतलब साइन 390 पे वही वैल्यू होगा जो साइन किस पे होगा, 30 पे, ठीक है। तो हर वक्त मैं ऐसे नहीं कर, तो मैं तुम लोग के लिए भी फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर 90 से बड़ा वाला एंगल है, तो फिर साइन कॉस टेन बाकी जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसके वैल्यू कैसे निकलेगा, क्लियर है। उससे पहले क्या करना है, मैं एक चीज बता रहा हूं, देखो मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये वाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये, ठीक है। तुम इसको जब मैथ में पढ़ोगे ना, बताया जाएगा कि फर्स्ट में ऐसा क्यों होता है, सेकंड में ऐसा क्यों होता है, थर्ड में क्यों होता है, फोर्थ में क्यों होता है। क्योंकि साइन थीटा का एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस डिवाइड बाई लेंथ, ठीक है। हमें इसका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट पी बाई ए से काम चला लेंगे। जब तुम्हें मैथ में पढ़ाया जाएगा तो पूरा डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो हम इसलिए डायरेक्ट वैल्यू देख लेते हैं। जब हम 0 से 90 के बीच में, 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 में तुमने देखा कि साइन कॉस का वैल्यू भी प्लस में आ रहा है और tan का वैल्यू भी क्या आ रहा है, प्लस में, क्लियर है। तुम ये सब सोच रहे होगे कि सर साइन माइनस क्यों होगा, प्लस ही क्यों नहीं होगा, थीटा प्लस भी तो होता है और माइनस भी होता है, तो साइन भी तो प्लस माइनस हो सकता है ना। तो हमें ये देखना है। तो हमने देखते, जब ये चीज देखा गया तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तुमको टेबल से भी समझ में आ रहा होगा कि 0 सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, पॉजिटिव, क्लियर है। फिर तुम आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा तुम्हारा पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, यही है ना एंगल। यहां से यहां तक कितना जाएगा, 90 से 180। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। अगर साइन प्लस में है तो साइन का 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक। इसका मतलब यहाँ पे कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव। उसी तरह से तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस के अलावा सब क्या होंगे, नेगेटिव। मतलब सॉरी, साइन और कॉसेक के अलावा यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। आइडिया के तौर पे मान लो मैं तुमसे पूछ दूं कि cos 150 के वैल्यू माइनस में, बस हमको ये देखना है 150 कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, इसका जो भी वैल्यू आएगा बट वो कैसा होगा, माइनस में। साइन 150 कैसा होगा, प्लस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, क्लियर है यहाँ पे, नोट करो इसको। अच्छा, इसको याद करने का एक ट्रिक भी होता है, मैंने बताया था, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। कैसे याद करना, देखो इसको तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेट करो, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव। एस स्टूडेंट कौन सा, सेकंड। एस मतलब साइन, साइन और कॉसेक सेकंड में क्या होगा, पॉजिटिव। टी से क्या बनेगा, tan थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आएगा पॉजिटिव, tan और कॉट। सी से क्या होता है, कॉस हो जाएगा, तो पॉजिटिव होगा कॉस, और कॉस हुआ तो अपने आप क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्लियर है। कोई दिक्कत यहां तक, नोट करो इसको फटाफट। हो गया, चलो अब मैं रूल देखता हूं कि कैसे चेंज करना है इसको। देखो, जब भी कुछ ऐसा लिखा मिले तुम्हें, साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा,
पाई बाई 2 मतलब क्या, 90 प्लस माइनस थीटा, मतलब ऐसा लिख जाए साइन 30 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 60, हो गया ना प्लस माइनस थीटा वाले फॉर्मेट में। साइन या फिर साइन की जगह पर क्या हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, और मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है। कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, मान लो कि tan 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, या फिर ऐसा मिल जाए तुम्हें कॉट पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, या फिर तुम्हें ऐसा हुआ लिख जाए 5 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। चलिए एक और लिख देता हूं, कॉस 13 पाई बाई 2 प्लस माइनस। जब भी तुम्हें ऐसा फॉर्मेट दिखे, तुम ध्यान से देखो, ये जितने भी एंगल हैं, ये हो या ये हो या ये हो, ये सारे पाई बाई 2 का क्या है, ऑड मल्टीपल। पहला क्या, पाई बाई 2, पाई बाई 2 इंटू 1 ऑड मल्टीपल हो गया। दूसरा क्या है, 3 इंटू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। तीसरा भी क्या है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। ये भी क्या है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। जब भी ऐसा हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो तुम्हारे आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट्स मतलब यहाँ पे साइन कॉस टेन, आर्गुमेंट चेंज हो जाता है जब इसको तुम लिखोगे। चेंज कैसे होता है, जो साइन है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन बन जाएगा तुम्हारा कॉस में, और कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। क्लियर है। टैन किस में बदल जाएगा, कॉट में, और कॉट किस में बदल जाएगा, टैन में बदल जाएगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक। क्लियर है यहां तक। हाँ मैं ये बता देता हूं कैसा भी आएगा, समझो। ठीक है, एक करके देखते हैं। जैसे देखो, मान लो कि मैं तुमसे पूछता हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150। ठीक है, हमने अभी इसका देखा था कि साइन 150, साथ में हम कॉस 150 भी निकाल कर देख लेंगे, और तीसरा हम लोग tan 150 भी देख लेते हैं। क्लियर। अब तुम इसको देखो, करना क्या है ना, तुम इसको इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करो। साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 60। क्या मैंने इसको 90 के ऑड मल्टीपल में लिख दिया, यहाँ पे थीटा क्या हो गया, थीटा तो यही हो गया ना। देखो इस वाले पैटर्न पे क्या जाएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। इसका मतलब हमारे यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखो, क्या यहाँ पे पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल में साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। इसका मतलब इसका जो फाइनल चेंज आएगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस। और थीटा का थीटा रख देंगे, थीटा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री, कितना जगह कॉस 60। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, साइन का, साइन मतलब कि प्लस होगा या फिर माइनस। उसके लिए क्या करना है, लेफ्ट साइड वाले को हम लोग इसी के वैल्यू निकाल रहे हैं ना, साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड, और सेकंड में साइन कैसा होता है, प्लस। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। ठीक है, और cos 60 कितना होता है, 1/2। इसका मतलब साइन 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। सेम तरीके से cos का देखो, cos 150 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 60। क्या 90 का ऑड, तो 90 प्लस थीटा में क्या बदल जाएगा, ये देखो 90 का ऑड मल्टीपल है, तो cos किससे बदल जाता है, साइन में। इसको क्या लिख देंगे, साइन, और थीटा है ये, थीटा क्या लिख देंगे, 60। अब देखो हमें प्लस माइनस डिसाइड करना है, प्लस माइनस किससे चलेंगे, इससे। इससे मत कर देना प्लस माइनस, तुम चेंज इसको कर रहे हो, तो जिसको चेंज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन आएगा ना। अब देखो 150 सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस। इसका मतलब इसका यहाँ पे क्या लिख जाएगा, माइनस। क्लियर है, तो ये हो जाएगा -√3/2। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, तुम ही लोग बताओ फिर। tan 150 डिग्री सारे लोग को आ जाना चाहिए, फटाफट करो, करो करो, हो गया।
tan 150 को कैसे लिखेंगे, tan 90 प्लस 60, मतलब 90 प्लस थीटा में आ गया। tan किस में बदल जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस cot 60, और cot 60 कितना होता है, 1/√3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 1/√3। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो, हम सिर्फ यही नहीं कर सकते, हम मल्टीपल एंगल के बारे में और एक एग्जांपल और दिला देता हूं। चलो, साइन, बताओ इसका वैल्यू, साइन 570 डिग्री। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, इसमें ना दूसरा लग जाएगा, इसका वैल्यू बताओ, साइन 660 है। कोशिश करो इसको 90 का ऑड मल्टीपल में लिखना है, प्लस में कुछ एक एंगल लिखना है। कैसे सोचना है, 90 का ऑड मल्टीपल, मल्टीप्लाई करते जाओ, 90 इंटू 1 90, 90 इंटू 2 180, कब तक जाओगे लास्ट तक? अगर तुम 90 इंटू 7 30, 630 में अगर 30 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 660। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 7 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसा समझना होता है। क्लियर है? तुम इसको बहुत दिमाग मत लगाने लगना कि 660 डिग्री कैसे लिखे, 90 का ऑड मल्टीपल है ना, तो वहां से सोचो, 90 का ऑड मल्टीपल मल्टीप्लाई करो, 90 इंटू 1 बहुत दूर है, 90 इंटू 3, फिर 90 इंटू 5 उसमें भी दूर है, 90 इंटू 7 पास में आ गया, कितना का 90 इंटू 7 630, अब उसमें हम क्या जोड़ देंगे, 660 हो जाएगा 30 डिग्री। अब बताओ क्या 90 का ऑड मल्टीपल है, हाँ, तो ये साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस 30 डिग्री। अब देखो तुम प्लस माइनस में कैसे बच जाओगे, देखो देखो 9 आ रहा ना, एक बार घुमा, 2 3 4 5 6 7 घूम गए, प्लस 30, मतलब वापस यहाँ पे आ गए, कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, मतलब -√3/। क्लियर है, समझ में आया? तो सोचना भी ऐसे है। हो गया यहां तक, कर लोगे? चलो कमेंट देखते हैं। दूसरा क्या है, मान लो कि तुम्हें कहीं ऐसा मिले, साइन पाई प्लस माइनस थीटा, साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा, या फिर ऐसा मिले tan, बातें नहीं करो, अगर तुम ध्यान से देखो, या फिर tan 7 पाई प्लस माइनस थीटा, या फिर यह भी हो सकता है cos 3 पाई प्लस माइनस थीटा। हमने यहाँ पे π/2 का मल्टीपल नहीं लिया, किसका मल्टीपल लिया, पाई का। पाई का ऑड हो या फिर इवन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाई ऑलरेडी क्या है, π/2 का इवन मल्टीपल। मुझे पाई लिखना है, क्या लिखूंगा, 2 इंटू पाई, इसका मतलब हमने यहाँ पे जितने भी एंगल लिखे सारे π/2 के इवन मल्टीपल है। 3, देखो 3 पाई, π/2 का कैसा मल्टीपल है ये, इवन, 3 पाई को कैसे लिखोगे, देखो 3 पाई, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 6 इंटू पाई, तो देखो π/2 का इवन मल्टीपल आया कि नहीं, तो ये एक्चुअली सब π/2 का क्या है, इवन मल्टीपल, पर तुम एग्जाम में इस फॉर्मेट में लिखेगा, उसे मत याद करो, इसको सिंपली किसे याद करो, पाई से। अगर पाई का कोई भी मल्टीपल हो, इवन हो या फिर ऑड हो, ठीक है, ऐसा जब भी तुम्हें दिखे तो वैसे केस में आर्गुमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। क्लियर है? यहां पे क्या हो जाएगा, नो चेंज इन आर्गुमेंट्स। नो चेंज का क्या मतलब, कि साइन किस में रह जाएगा, साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही रह जाएगा, सारे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे ना, tan किस में रह जाएगा, tan में ही रह जाएगा, बट डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, वापस से हमने सबसे पहले किसका वैल्यू निकाला था, साइन 150, इसको लिखने का ये भी तो तरीका हो सकता है ना, साइन 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, 180 मतलब क्या, पाई,
ये हो क्या गया पाई, और ये क्या हो गया हमारा थीटा। तो किस फॉर्मेट बदल गया, पाई माइनस थीटा। क्या यहाँ पे आर्गुमेंट चेंज होगा, नहीं। साइन किस में रह जाएगा, साइन में। इसको सिंपली क्या लिख दूंगा, साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। अब हमें देखना कि ये प्लस हो गया माइनस, तो पाई माइनस मतलब कितना एंगल है 150, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में साइन क्या होता है प्लस। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा 1/, सेम आया था वहां पे भी। सेम तरीके कॉस 150 डिग्री कैसे लिखेंगे इसको, कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 लिख दें, ऐसे भी ट्रेंड करो अपने आप को। सही लिखा हूं, पाई 180 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 30, 150 हो गया। कॉस पाई माइनस थीटा, क्या कॉस बदलेगा, नहीं। कॉस किस में रह जाएगा, कॉस में ही, कॉस पाई बाई 6। अब हमें ये देखना प्लस या माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस क्या होता है माइनस, इसका मतलब क्या आ जाएगा माइनस √3/। क्लियर है, कब आर्गुमेंट चेंज होगा कब नहीं होगा पता चल गया। कर लोगे ऐसे, किसी भी एंगल का तुम वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। सम एंड डिफरेंस में क्या होगा देखो, सबसे पहले साइन ए प्लस बी, यहाँ पे ए क्या है एंगल, बी भी क्या है एंगल, तो हम दो डिफरेंट एंगल या फिर सेम एंगल को भी ऐड। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। कहां से आया कैसे आया हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिंपली इसको याद रखना है, ठीक है। अगला हो जाएगा तुम्हारा साइन ए माइनस बी, क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा मान लो अगर मैं यहाँ पे ही प्लस माइनस लिख देता, यहाँ ये समझ में आ जाता, तुम लोग समझ जाते हो ना। चलो फिर अगला मैं वही लिख देता हूँ, कॉस ए प्लस बी, और साथ में माइनस का भी लिखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी, और नीचे में क्या आ जाएगा प्लस। मतलब जब तुम cos a प्लस बी लोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जब तुम cos a माइनस बी करोगे तब क्या आ जाएगा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर, चलो साइन और cos हो गया, रेस्ट क्या tan, क्या आ जाएगा a प्लस b माइनस, इसको क्या लिखेंगे tan ऑफ a प्लस माइनस tan ऑफ b डिवाइड बाई 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस tan a इंटू tan b। अगर किसी को ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो tan a प्लस b क्या होता है tan a प्लस b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। मतलब देखो जब प्लस लेंगे तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, जब माइनस लेंगे तो ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस। क्लियर है, इसका यूज मैं बताता हूं, इसके हेल्प से तुम सब बताओ मुझे साइन 70 कैसे लिखोगे इसको, ए के ले लो 30 डिग्री और बी के ले लो 45 डिग्री, क्योंकि तुम साइन 30 का वैल्यू जानते होगे और 45 का भी वैल्यू जानते हो। फटाफट करो वो बताओ, रफ पे क्यों करता हूँ, फेयर पे ही ये काम किया करो। कितना आ रहा है
साइन 75 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 √2। ऑब्वियस सी बात है प्लस ही आएगा, ए प्लस बी में क्या होता है, बीच में प्लस ही होता, तो माइनस अगर किसी का आ रहा तो ये तो फॉर्मूला फिर नहीं याद है तुम्हें। कैसे होगा देख लो, साइन 75 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हमारा एंगल ए हो गया और ये हमारा एंगल बी हो गया। तो अब देखो कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन कॉस बी, इसको क्या लिखते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ए कितना है 30 डिग्री, क्या लिखूंगा मैं, साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45। अब तुम सबका वैल्यू जानते हो, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये होता है 1/√2 प्लस कॉस 30 होता है √3/2 और ये होता है 1/√, तो देखो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 √। क्लियर है, तो फटाफट एक और बता दो, tan 15 डिग्री का वैल्यू। तुम पहले से निकाल के बैठा है, tan बोल रहा हूं मैं, tan 15 को कैसे लिखेंगे, tan 45 माइनस 30, बस लगा दो फॉर्मूला, ये सिंपली बताओ, आंसर बताओ कितना, अरे एक कोई बोलो, √-1 √3 प्लस 1, सही है। जिनको नहीं आया उनके लिए क्या हो जाएगा, tan 15 को कैसे लिख देंगे, tan 45 माइनस 30, क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई tan 1 प्लस tan a इंटू tan b, फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं देखो, क्या होता है, tan a माइनस tan डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू में tan b, tan a कितना है 45, क्या लिख दूंगा मैं, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। क्लियर है, tan 1 हो जाएगा 30 कितना हो जाएगा 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, जब इसको सॉल्व कर दे क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। क्लियर है, सबका आया था ये, क्या कर रहे थे, तो तुम पीछे छूट जा रहे हो, कोई नहीं, कॉप अप करने पड़ेगा यहाँ, थोड़ा इसी स्पेस से चलूंगा मैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलो अगला लिखो, साइन एंड कोसाइन, इसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है। देखो तुमने, जब मैं तुमको बता रहा था ना कि अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री हो तो जनरली तुम्हें एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, बट ये ऐसा रूल है कि इसमें तुम्हारा एंगल कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कोई भी एक जनरल ट्रायंगल के लिए। मान लो कि एक ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसा है, ऐसा है ट्रायंगल, क्या तुम्हें ये राइट एंगल दिख रहा है, नहीं, बट इसमें एक चीज समझना, अगर ये वाला साइड ए है प्लस एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है, सॉरी ये एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी, एंगल ए के जो सामने वाला साइड है उसको हम लोग डिनोट करते हैं साइड लेंथ ए, कैपिटल ए क्या है यहाँ पे एंगल, और स्मॉल ए क्या है यहाँ पे साइड लेंथ। अगर ये एंगल सी है तो इसका सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, स्मॉल सी, ये एंगल बी है तो इसका सामने वाला लेंथ क्या कहलाएगा, स्मॉल बी। तो साइन रूल देखते हैं, साइन रूल होता है हमारा साइन ऑफ कैपिटल ए क्या है यहाँ पे एंगल, अपॉन उसका अपोनेंट वाला साइड क्या स्मॉल ए, इक्वल टू साइन ऑफ कैपिटल बी अपॉन स्मॉल उसका साइड स्मॉल बी, साइन ऑफ एंगल सी अपॉन लेंथ स्मॉल सी। इसके बराबर में कुछ एक कांस्टेंट होता है
वो हमें नहीं पढ़ना। वैसे क्या होता है बताओ? रेडियस। ये इक्वल होता है सरकम रेडियस के, बट हमें उसका कोई यूज नहीं है फिजिक्स में। तो जब मैथ में तुम्हें यूज होगा इसका, तो मैथ वाले सर पढ़ाएंगे। क्लियर है? हमें इससे काम बन जाएगा। कुछ भी हो सकता है। अगर 89 डिग्री हुआ तो तुम्हें 89 का वैल्यू ब्रैकेट में लिख देगा, क्योंकि तुम 89 का वैल्यू याद नहीं कर सकते हो। ऐसे एक बात बताओ, तुमको मैं टेबल में 0 से लेकर 90 के बीच में क्या सारे एंगल लिखवा दिए हैं? नहीं, सिर्फ कितने एंगल लिखवाए हैं? 5। 5 ऐसे कितने हैं? 0, 30, 45, 60, 90। 5 ही लिखवाए। 0 से 90 के बीच में कितने एंगल होंगे? इनफाइनाइट। क्या मैंने सबका वैल्यू लिखवाया? नहीं। तो अगर कहीं पे तुम्हें ऐसा मैं बता रहा हूँ ना, कहीं पे ऐसा लीजिए साइन 63 डिग्री, इसका वैल्यू तुम्हें पता है? नहीं। जो भी वैल्यू होता होगा वो ब्रैकेट में तुम्हें लिख दिया जाएगा। तुम्हें हर एक वैल्यू याद नहीं करना। ये कहां से आया कैसा आया तुम्हारा हेडक है ही नहीं है। क्लियर है? चलो, कोसाइन रूल क्या है? अगर मान लो मैं बोलूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए क्या है यहाँ पे? एंगल। कैसे निकालना कॉस ए का वैल्यू? देखो, याद देखना, पैटर्न देखना मैं लिख कैसे रहा हूं, वरना याद करने में हालत खराब हो जाएगा। इधर देखो, कॉस ए क्या है? एंगल। तुम्हें क्या करना है कि एक अपोनेंट वाला साइड कौन सा होगा? स्मॉल ए। बाकी दो और कौन बच गए? तो तुमको ऐसे लिखना है बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और जो एंगल निकाल रहे हो उसके एंगल को साइड को क्या कर दो? माइनस, माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई, ये बी है और ये सी है, इसी को नीचे ट्वाइस करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? पैटर्न समझ गए? समझ गए तो तुम लोग कॉस बी और कॉस सी का वैल्यू भी लिखो। अगर मान लो कि मुझे कॉस बी का वैल्यू लिखना है, तो बी वाले साइड को माइनस करूंगा, बच कौन गया? ए और सी। क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसी को ट्वाइस करके नीचे लिख दूंगा ए सी। ठीक है? बस हमें पैटर्न रिलेट करना है। कॉस सी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए बी। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो एक ट्रायंगल में देता हूं, तुम लोग उसका वैल्यू बताना मुझे ना। हो गया ये? अच्छा चलो, एक काम करते हैं, इसी रूल को यूज करके क्या कौन से एंगल को तुम निकाल सकते हो? गेस करो। टेबल में हमने 45 देख लिया था राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाकर, 0 देख लिया था, 90 भी उसी से बन जाएगा। जब एंगल पूरा 90 हो जाएगा तो इसमें जो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या हो जाएगा? और क्या बराबर हो जाएगा? एच और, चलो ठीक हो, तुम नहीं समझ पा रहे हो, यहां से कौन सा निकालेंगे बताओ? 60 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं राइट इक्वेलेटर ट्रायंगल ले लूं तो थीटा क्या हो जाएगा? 60। अगर 60 हो तो ये साइड क्या? ए, ये भी साइड क्या? ए, और ये भी साइड क्या? ए। एक काम करते, ए नहीं लिखते क्योंकि ए यूज होता है ना यहाँ पे। एक्स, अगर एक्स लेंथ का हो तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स लेंथ का। ये भी क्या हो जाएगा? एक्स लेंथ। चलो मैं मार्किंग कर देता हूँ, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अगर ये ए है तो ये क्या कहलाएगा? ए। ये बी है तो ये क्या कहलाएगा? बी। ये सी है तो ये क्या कहलाएगा? सी। अब देखो तुम, मैं तुमसे किसी भी एक एंगल को लिखने को बोल रहा हूं, मान लो कि तुम कॉस ए लिखो। कॉस ए बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 बी इंटू सी। यही होता है ना? कितना आ रहा है बताओ? कॉस 60 डिग्री, एंगल ए कितना है? 60 डिग्री। अच्छा, बी का वैल्यू कितना है? एक्स, एक्स का स्क्वायर। सी का वैल्यू भी कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस ए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू बी कितना है? एक्स, सी कितना है? एक्स। ये क्या हो जाएगा? 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 2 एक्स स्क्वायर। कितना होता है? 1/2। मतलब कॉस 60 कितना होता है? 1/2। ठीक है, वेरीफाई हो रहा है। अच्छा, कॉस 60 आ गया, किसी को लिखना साइन 60, कैसे लिख सकते हैं? अगर मुझे लिखना है साइन 60, हमें उससे साइन 60 आ जाएगा? अभी तक तुमने जितना फॉर्मूला बनाया बताओ उससे कैसे लिख सकते? साइन 90 माइनस 30। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन
90 माइनस 30 लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या 92 माइनस थीटा है ना, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, क्योंकि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, साइन का आर्गुमेंट किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस, और यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब तुमने किसका वैल्यू निकाला है, 60 का। बताओ कैसे यूज करोगे। अगर तुम्हारे पास cos 60 है and you have to find the sin 60, how sin 2 पाई प्लस 30, तो ज्यादा नहीं होगा, cos 30 का वैल्यू निकाल लोगे फिर वहां से। मैं बस वही देखना चाहता हूँ तुम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। मैं बोल दिया कि तुम्हारे पास cos 60 का वैल्यू है जो कि 1/2 एंड नाउ यू हैव टू फाइंड। अरे सबसे पहला आइडेंटिटी याद करो, बुद्धि दौड़ाओ, दोनों तो थीटा सेम है ना, अगर थीटा सेम है तो हर एक आइडेंटिटी वैल्यू होगा वहां पे। दूसरा दिमाग में क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 कितना होगा 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा 1। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्या होता है 1। तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है, रहने दो, इसका वैल्यू तुम्हें पता है, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1, इसको इधर ले आओ, तो साइन स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा 3/4, तो साइन 60 कितना हो जाएगा √3/, वो तो क्या बुद्धि दौड़ाओ थोड़ा सा, आता सब है चीजों को। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलो यहाँ था तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री इंड, फास्ट चल रहे ना हम लोग, पहले इसको बहुत लंबा पढ़े 3 क्लास। अब चलो अगला हेडिंग डालो, हेडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब समझ में आ रहा है कैसे भागेंगे हम लोग, तो स्पेस को पकड़ना है तुम लोग को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें बेसिकली लोकेट करने आना चाहिए और किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने आना चाहिए, जो तुम क्लास 9th में पढ़ रखे हो, इससे ज़्यादा हमें कोई यूज़ नहीं है इसका। क्लियर है, 2 डायमेंशनल में तुम लोग पॉइंट को लोकेट करना पहले से ही जानते हो। एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये जेड हो जाएगा, क्या होगा ये बताओ, जेड नहीं होगा, ठीक है, और ये माइनस वाई, हमने बोल दिया अगर 2 डायमेंशनल में चल रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर तुम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हो, मान लो ये पी है, सपोज दैट इस पी का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना, एक्स कॉमा वाई, मतलब हम ये मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है यहाँ पे ऑरिजिन, ठीक है ना। सारा मेजरमेंट हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहां से लेते हैं, ऑरिजिन से। तो तुमसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस ऑरिजिन रेफरेंस पॉइंट या बोथ, बताओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नोन एज ऑरिजिन और दूसरा रेफरेंस पॉइंट, बोथ, बोथ है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट याद करो, मोशन मैंने क्या बताया था, जहां से हम सारा मेजरमेंट को लेते हैं। क्लियर, ये हमारा दोनों होएगा, ठीक है। इसका मतलब समझो, अगर इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, कि यहां से एक्स पे कितने दूरी पे है ये, और वाई से यहाँ पे, मान लो कि एग्जांपल के तौर पे इसको लिख देता हूं 3,2, इसका मतलब ओरिजिन से ये एक्स में कितना है 3 और वाई में कितना है 2। क्लियर है, ये इसका मतलब है बस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी, इसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव,
इसमें कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा 2,3। इसका मतलब x में कितना है 2 और y में कितना है 3। क्लियर है? क्वाड्रेंट में देखो, मान लो मैं कोई लिख देता हूँ 4,3, क्या ये सही है? नहीं। -4, -3, क्यों? क्योंकि ये x में कितना है -4 और y में कितना है -3। सेम उस तरह से इसमें कर सकते हो। x क्या हो जाएगा इसमें प्लस और y क्या हो जाएगा माइनस। तो कोई भी कोऑर्डिनेट मान लो जैसे 3, -6, ये कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? क्लियर है? तो तुम इसको लोकेट करना जानते हो, बहुत आसान है। हमें दिक्कत कहाँ पे आएगा? 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में दिक्कत क्या होता है ना कि हम किसी भी पॉइंट को, एक्चुअली ये बोर्ड क्या है तुम्हारा 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशन? 3 डायमेंशन या 2 बताओ? 2 है ना सर। मैं अगर बोल दूं तो अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत किया करो, ये 2 ही डायमेंशनल है। क्लियर है? बट इस 2 डायमेंशनल में हमको 3 डायमेंशनल पॉइंट को लोकेट करना, जो कि बट हम अगर तुम ऐसा कुछ ड्राइंग बना देते हो एक पेपर पे, तुम 3 डायमेंशनल ड्राइंग बना दो अगर आता है तुम्हें तो, ठीक है। बट उतना हमें करना नहीं है, तो हम अंडरस्टैंड लेकर चलेंगे कि अच्छा यहाँ पे तीनों पॉइंट इसी में है। क्लियर है? बट एक बार विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि 3 डायमेंशन होता क्या है। ठीक है? देखो ये 3 डायमेंशन अब दिखने लगा कि नहीं दिख रहा अभी भी? अब दिख रहा है। 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश किया हमने। इसमें देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस। अब दिख रहा है? अगर ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, अगर ये एक्स तो जस्ट इसके पीछे वाला लाइन क्या कहलाएगा? -x। अगर ऊपर वाला वाई, इसका जस्ट नीचे वाला लाइन क्या कहलाएगा? वाई। अगर बाहर वाला पॉइंट जेड है, इसके अंदर वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? -z। अब मान लो मैं कोई भी एक पॉइंट को पकड़ता हूं, इसको, ठीक? ये ना तो तुम्हारे एक्स वाई प्लेन में है, ना तो वाई जेड, ना तो ये तीनों में है, एक्स वाई जेड तीनों में। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझो, देखो जैसे मैं बता रहा हूं, इस कॉर्नर को पकड़ो, ये मान लो इधर वाला एक्स एक्सिस गया, ऊपर वाला कौन सा गया? वाई, और ये नीचे वाला इधर किधर गया? जेड। मैं कोई भी ये पॉइंट उठा लेता हूं, किस दूरी पे है? वाई से भी किस दूरी पे है? और सॉरी एक्स यहां था ना, एक्स से भी कुछ दूरी पे है, वाई से भी और जेड से भी। तो ये तुम्हारे एक स्पेस में है, ना तो ये एक्स में है, ना तो वाई में, ना तो ये जेड, ये तीनों में है, एक्स में भी है, वाई में भी और जेड में भी। क्लियर है? अगर मान लो कि मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूं 2, ऐसा ऐसा लिख देता हूं 4,2,3। तो सबसे पहले हम जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो इसमें ये कौन सा होता है? एक्स, ये कौन सा होता है? वाई, और फिर ये कौन सा हो जाएगा? जेड। पे कितना है? 2। 2 का ये मतलब है, जैसे मान लो इस पॉइंट को मैं लोकेट कर रहा हूं, तो इसका एक्स ओरिजिन से एक्स में कितना डिस्टेंस है? 2। वाई में कितना, सॉरी एक्स में कितना है? 4। वाई में कितना है? 2। और जेड में कितना है? 3। क्लियर है? अच्छा मान लो कि कोई एक्स वाई प्लेन में ही है, जैसे इस वाले जो मैंने एग्जांपल लिया था वॉल का, ये एक्स एक्सिस था, ऊपर वाला कौन सा और नीचे वाला कौन सा था? जेड। ये प्लेन कौन से में आ रहा है? वाई जेड, वाई और जेड में। तो बताइए यहाँ पे एक्स से कितना दूरी होगा? 0। अगर मैं मान लो कि मैं बोलता हूं कि कोई भी पॉइंट, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, देखो इसको 2 डायमेंशन में ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। मैं बोलता हूं कि कोई भी पॉइंट जो है ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट में लाई करता है, कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। इसका कैसे कोऑर्डिनेट लिखेंगे? 2,3,0। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि उसका वो कौन सा प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। मान लो कोई मैं बोलता हूं कि जेड एक्स प्लेन में है, किस में है? जेड एक्स प्लेन में। उसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट क्या होगा बताओ? जेड और एक्स। इसका मतलब क्या? 2,0, मान लो 3। वाई कितना हो जाएगा जेड एक्स में? 0। इसको ऐसे लोकेट करते हैं हम लोग। अब देखो, मैं बार बार ऐसे नहीं बनाऊंगा, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया,
और ये जेड एक्सिस हो गया। क्लियर है? मान लो कि कोई भी एक पॉइंट है यहां स्पेस में, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ये p1 पॉइंट है, और कोई दूसरा पॉइंट है p2, x2 कॉमा y2 कॉमा z। मुझे क्या करना है कि इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मान लो ये है, और इसको मैंने डिनोट कर दिया r से। ठीक है, ये r का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस, पढ़े थे ना 9th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल। तूने सिर्फ x और y में पढ़ा होगा, बट अगर z भी आ गया तो क्या कर देंगे, z2 माइनस z1 का। क्लियर? कहां से आया कैसे आया इससे कोई मतलब नहीं, सिंबल यूज करने आना चाहिए। क्लियर है? चल, अब इस पे क्वेश्चन करके बताओ तो, कि स्पेस में कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 3,5,12। समझ में आ रहा है? क्या एक्स वाई प्लेन में है ये, या वाई जेड में, या जेड एक्स में, या स्पेस में है? तीनों प्लेन में। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। यही आगे चल के हमारा वेक्टर में पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। कितना रहा रूट, अच्छा ये मैं 5 कर दिया था, एक काम करो इसको 4 कर लो, आंसर सही है। कितना रहा आंसर, 13 रहा है ना? क्या है करना है मुझे, ओरिजिन से डिस्टेंस लिखना है। तो x1 कॉमा y1 कॉमा z1 पहला कोऑर्डिनेट ओरिजिन क्या हो जाएगा, 0 कॉमा 0 कॉमा 0। दूसरा x2 कॉमा y2 कॉमा z2, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 3 कॉमा 4 कॉमा 12। अच्छा एक चीज और, किसी का मन हुआ x2 माइनस x1 ना करके x1 माइनस x2 कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उसका क्या कर रहा हूँ स्क्वायर, नेगेटिव आएगा अपने आप क्या बन। क्लियर है? इसका डिफरेंस कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस रूट अंडर, देखो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 का स्क्वायर, 12 माइनस 0 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, सॉल्व करने पे कितना जाएगा 13। क्लियर है? कर लोगे? देखो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि मैं तुमको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो तुम लोग, 3 डायमेंशन में तो कर कभी हम नहीं दिखा पाएंगे, 2 डायमेंशन में तुम लोग आसानी से समझते हो। देखो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोई भी पॉइंट हमारा यहाँ पे 3,4, मैंने क्या बोला ओरिजिन से एक्स के अलोंग कितना है ये 3, और वाई के अलोंग कितना है 4। मैं बोलता हूँ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, इसका मतलब तुमसे ये से ये वाला। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 5। क्लियर है? 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये जो आर है ना, ये आर का क्या मतलब है, ये वाला डिस्टेंस। क्लियर है? और एक्स का क्या मतलब है, ये वाला डिस्टेंस, और वाई का क्या मतलब है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत? चलो इसी में हमें आगे जो पढ़ना है, अच्छा एक काम करो हेडिंग ही डाल दो, स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन,
देखो कोई भी मान लो कि इक्वेशन लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 3, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन, क्लियर है? बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कोई है? स्ट्रेट लाइन वगैरह 9th में भी शायद पढ़ना था ये, ठीक है? देखो कोई भी एक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में हो ए एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी इक्वल टू 0, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन। बस यहाँ पे तुम्हें ध्यान क्या देना है कि x एंड y का जो पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1, क्लियर है? कोई ऐसा लिख दे ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी 0, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 हो गया, ठीक है ना? अब ये जो भी हो, तुम्हें करना क्या है, इस लाइन को जो भी तुम्हें इक्वेशन कन्वर्ट करने की कोशिश करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी के फॉर्मेट, क्लियर है? तुम्हें करना क्या है, इसको y को किस में, y को लेफ्ट में ले आओ और सारे को किधर ले जाओ? राइट में। अगर मैं इसी को कन्वर्ट करूं, मान लो इसको, देखो इसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, कैसे लिखूंगा? देखो एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं इस फॉर्मेट में, ठीक है? 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो? इस वाले में। कैसे होगा देखो, एक काम करो y को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3y इक्वल टू 2x माइनस 6, प्लस क्यों आएगा? -6। क्या इस फॉर्मेट में हो गया? नहीं, यहाँ पे कुछ 1 होना चाहिए। यहाँ पे फिलहाल कितना है? 3, तो क्या करेंगे? 3 से दोनों साइड डिवाइड, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 2/3 ऑफ x माइनस 2, यही हो गया। क्या ये इस फॉर्मेट में बन गया? तुम्हें हर एक लाइन को किस में कन्वर्ट करना है? इस वाले फॉर्मेट में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी। इसमें जो तुम्हारा m होता है ना, m, यही क्या कहलाता है? स्लोप। तो बताओ यहाँ पे m कितना है? इस फॉर्मेट को रिलेट करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, दोनों को अगर तुम रिलेट करोगे, देखो यहाँ पे m कितना है? 2/3, m बराबर कितना हो जाएगा? 3, और c बराबर कितना हो जाएगा? माइनस। तो इस लाइन का स्लोप कितना है? 2/, क्लियर है? समझ में आया किसी भी लाइन का स्लोप कैसे लिखते हैं? तो मैं 2-3 इक्वेशन देता हूं, तुम लोग फटाफट उसका स्लोप बताओ। हम्म, पहली बात की स्लोप एंगल नहीं है, ये तो क्वेश्चन ही ऐसी बात हो गया। उस जानवर का नाम नीता रख दूं, क्या नीता रख दूं? जानवर है, उसको वही रहने दो, क्लियर? चलो तीनों लाइन का स्लोप बताओ फटाफट फटाफट। पहले का कितना आया? -4, दूसरे का -1/2, तीसरे का माइनस आया। मैच किया तुम्हारा आंसर? वैसे मैं एक चीज बता देता हूँ कि जैसे मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, उसके बाद कंप्लीट होगा 2 लेक्चर, उसके बाद फटाक से टेस्ट होगा, फिर उसमें से फिर तुम में से कुछ बच्चे बाहर जाएंगे। वो स्क्विड गेम देखे, वो गेम वैसे गेम चल रहा है, रिजेक्ट होता जाओगे। तो पेस को बरकरार रखना। हाँ, अब जैसे तुम लोग क्या था, हाँ, तो तुम लोग पे खतरा ज्यादा मंडरा रहा है, उन पे भी है जो सेलेक्ट, सब बराबर हो, उनके तो नहीं, ठीक है। नहीं, एक रियायत उनको दिया जा सकता है, बट तुम लोग को नहीं, एक एडवांटेज होगा उनका सर, एक रियायत दिया जा सकता है बस, ठीक है? तो तुम लोग बॉटम पे खेल रहे हो, ठीक है? मतलब गए तो गए सीधे बाहर,
हाँ, अगर तुम सेलेक्टेड में थे तो एक चांस मिलेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत करना, क्योंकि फिर अगले बात उसके बाद तुम्हारे भी फंदा ऐसा लटका रहेगा। बिल्कुल, जो पैटर्न है सेम पैटर्न पे होगा, सेम पैटर्न पे, और नॉट ओनली मैथ, तीनों होगा वापस। ठीक है? हर मंथ मान लो एक टेस्ट होगा, हर मंथ टेस्ट। हाँ, नहीं वो अब मैं डिसाइड करूंगा, तुम पहले पढ़ने पे ध्यान दो। हाँ, चलो यहाँ ये आ गया सबका, आया तुम लोग का? चलो थोड़ा सा बेसिक मतलब भी समझते स्लोप का क्या होता है। देखो, सबसे पहले लाइन उठाते हम, मान लो y इक्वल टू एक्स प्लस 2। मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। ग्राफ तो प्लॉट करने आता ही है तुम लोग, चलो प्लॉट कर ही लेते हैं, एक्स और वाई। चलो एक्स को 0 रखते हैं, वाई कितना आएगा? 1 रख लेते हैं, कितना आएगा? रख लेते हैं, कितना आएगा? ये आता है ना करने तुम लोग को? ठीक है, चलो प्लॉट करो इसको, एक्स कॉमा वाई, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 4 हो गया। चलो सबसे पहले क्या, 0 2, एक्स 0 और वाई कितना 2, कहीं यहाँ पे। फिर क्या है, 1 3, कहीं यहाँ पे। फिर क्या है, 2 4, कहीं यहाँ पे। इन तीनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, गिवन लाइन। मिला, यही मेरा लाइन क्या कहलाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो गया। इसका स्लोप कितना है, m बराबर कितना है 1, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप है तुम्हारा 1, मतलब m बराबर 1। क्लियर? चलो तुम देखो कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एंगल जो बना रहा है, ये कौन सा एंगल होगा, यही वाला एंगल है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल का क्या मतलब, काउंटर क्लॉकवाइज, यही एंगल बनाया। स्लोप जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एम, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा। कितना होता है tan थीटा। तो स्लोप एंगल नहीं है, स्लोप एक वैल्यू है, इसलिए इसको रेडियन और डिग्री में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? अब तुम यहां इस वाले लाइन को ही देख लो, इस वाले लाइन का एम मतलब स्लोप, मतलब tan थीटा, और कितना है वो 1। तो tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। इसका मतलब कि ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, पाई बाई। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। अच्छा, स्लोप का जो हम यूज करेंगे वो होगा मोशन चैप्टर में यूज, ठीक है, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे। तो मैं एक बेसिक बेसिक का थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं तुम्हें। जब भी एंगल एंगल जहां पे मैं थीटा लिख रहा हूं, उसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। अगर ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो जो तुम्हारा स्लोप होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, मतलब कुछ ऐसा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, कोई लाइन ऐसा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, इसका मतलब स्लोप क्या होगा पॉजिटिव। अगर तुम्हारा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है? ग्रेटर देन 90 कौन सा केस हो जाएगा, देखो ये वाई एक्सिस। अब बताओ एक्स और ये अगर वाई है तो यही तुम्हारा लाइन होगा ना, जब थीटा क्या ग्रेटर देन 90। सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव।
इसलिए स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे एंगल हम 0 से 180 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, उससे आगे में फिर चीजें रिपीट करने लगेगी। जब तुम्हारा थीटा बराबर 0 डिग्री है, मतलब ये लाइन रोटेट ही नहीं किया, ठीक है, कितना हो जाएगा? 0। तो tan थीटा कितना? 0। tan 0 कितना होता है? 0 होता है ना, तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, थीटा 0 का क्या मतलब हुआ? देखो, अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये लाइन हमारा क्या कहलाएगा? एंगल कितना है इन सभी लाइन का? 0। इस लाइन का एंगल कितना है? 0। इस ऊपर वाला लाइन कितना है? 0। कोई एंगल बना रहा है क्या? ये एंगल कब बनता? जब ये रोटेट करता। ये रोटेट किया है? नहीं। ये सारे कैसे लाइन है? हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या होता है? बताओ। हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो tan 0 कितना होता है? 0। क्लियर है? हाँ, नो डाउट तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमने क्या बोला कि यहाँ पे तुम्हारा एक लाइन का एंगल जो होगा ना, वो तुम्हारा 0 से 180 के बीच में ही लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में एक लाइन जाएगा ही नहीं। से देखो, हम लाइन का लिख रहे हैं ना इक्वेशन। मान लो ये किसी भी ग्राफ को हम बना रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है? एक लाइन ऐसा हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, एक लाइन बहुत ज्यादा तो ऐसा हो सकता है। तुम अगर इस लाइन को अगर देखो, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल। इस वाला लाइन क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल। तुम थर्ड में जा ही नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तुम लोग कोई लाइन सर ऐसा आ रहा तो इसका स्लोप ये कहलाएगा। इसलिए एंगल हमेशा कहां से कहलाई करेगा? यहां से लेके यहां तक, स्लोप वाले केस में। हाँ, एंगल हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज लेता है जब तक तुम्हें बोला ना जाए, क्योंकि क्लॉकवाइज लिए तो एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अच्छा, मान लो कोई वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन थीटा कितना? π/2। ठीक है, मतलब कोई लाइन ऐसा हो गया। क्लियर है? tan π/2 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। तो इनका स्लोप भी डिफाइन नहीं होगा। बट तुम देखो, tan, अच्छा कायदे से अगर थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, तो tan π/2 मतलब tan 90 डिग्री क्या था? 1/0। ये नंबर बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड है, मेरे समझ में आ रहा है, बट तुम थोड़ा सा वैल्यू को समझने की कोशिश करो। 1/0, 1/0 का क्या मतलब है? अच्छा ऐसा समझो कि 1 फिर मैंने कर दिया 1000 के बाद 100 कर दिया, उसके बाद मैं कर दिया 1/10, उसके बाद मैं कर दिया 1/1। जैसे जैसे डिनोमिनेटर घटाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा ना। मैंने घटाते घटाते वैल्यू को लगभग 0 कर दिया, तो ये जो आउटपुट आएगा बहुत बड़ा होगा लगभग। तुम ऐसा सोचो, 1/0.00000000001, ये नंबर बहुत बड़ा नहीं होगा? होगा ना? ऑलमोस्ट कैसा होगा? इन्फिनिटी होगा ये, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा? क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो 1/0 क्या? लगभग बहुत बड़ा। तो इसका मतलब कि जो वर्टिकल लाइन होगा उसका स्लोप मैक्सिमम होगा। वर्टिकल लाइन में 1/0 आ रहा है ना, 1/0 मैंने क्या बोला? बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब वर्टिकल लाइन का लगभग लगभग स्लोप क्या होगा? बहुत बड़ा। समझ में आ रहा है? तो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, नॉट डिफाइन है, बट अगर मैं उसको क्वांटिटिवली सोचने की कोशिश करूं, किसी एक नंबर होगा वो। क्लियर है? यहां तक अब कोई डाउट है तो बता दो फटाफट।